बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 से मुतालिक कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो रीजन्स देखिए, एक है रीजन ए और दूसरा है रीजन बी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इनमें से कौन सा रीजन बाउंडेड रीजन है और कौन सा अनबाउंडेड। आप मेरे इन अल्फाज पर गौर करें, बाउंडेड रीजन कौन सा है और अनबाउंडेड रीजन कौन सा है। जी, आपने फौरन सोच लिया कि जो रीजन ए है ये बाउंडेड है, क्योंकि हर तरफ इसकी बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है, और जो रीजन बी है वो अनबाउंडेड है, क्योंकि एक जानिब उसकी बाउंड्री लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही। आपके ज़हन में जो इसकी डेफिनेशन बन रही है वो ये है कि अगर हर तरफ कोई रीजन जो है वो बाउंड्री लाइन के साथ हो, यानी उसके हर इतराफ में बाउंड्री लाइन मौजूद हो, तो ऐसे रीजन को हम कहेंगे बाउंडेड रीजन। अदरवाइज वो अनबाउंडेड रीजन कहलाएगा। अगर उसके किसी एक तरफ भी बाउंड्री लाइन मौजूद ना हो तो वो अनबाउंडेड रीजन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की गई। बाउंडेड रीजन की डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान से सुन लें। इफ अ रीजन कैन बी एनक्लोज्ड in a circle of finite radius then it is called a bounded region। यानी अगर किसी रीजन को किसी फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज किया जा सके तो ऐसे रीजन को हम बाउंडेड रीजन कहते हैं। आप कोई भी बाउंडेड रीजन देखेंगे तो आप उसे एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज कर सकते हैं। दूसरी जानिब अनबाउंडेड रीजन, इफ अ रीजन कैन नॉट बी एनक्लोज्ड इन अ सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस देन इट इज कॉल्ड एन अनबाउंडेड रीजन। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान दोनों डेफिनेशंस, सिर्फ एक में यानी सिंपल डेफिनेशन आ गई, दूसरे में कैन नॉट आ गया, आपको बासानी याद रहेंगी, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दो टाइप्स हैं रीजन्स की, एक है कन्वेक्स रीजन और एक है कनकेव रीजन। अब जरा ये रीजन्स देखिए। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि इनमें से कन्वेक्स कौन सा है और कनकेव कौन सा है, तो आपके लिए बताना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर वर्ड से मीनिंग डेवलप करना आपके लिए मुश्किल है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन सुनिए। कन्वेक्स रीजन की डेफिनेशन, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन लाइज एंटायरली विद इन द रीजन देन इट इज कॉल्ड अ कन्वेक्स रीजन। अगर रीजन के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन मुकम्मल तौर पर रीजन के अंदर ही हो तो ऐसे रीजन को हम कन्वेक्स रीजन कहते हैं। दूसरी जानिब कनकेव रीजन, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन डज नॉट लाई एंटायरली विद इन द रीजन देन द रीजन विल बी कॉल्ड कनकेव रीजन। यानी अगर रीजन के दो पॉइंट्स को, कोई से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अगर मुकम्मल तौर पर रीजन के अंदर ना हो, थोड़ी सी भी बाहर निकल जाए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, थोड़ी सी भी बाहर निकल जाए तो वो रीजन कनकेव रीजन कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इस वक्त दो रीजन्स मौजूद हैं। इनमें से कन्वेक्स कौन सा है? जी, इनमें से रीजन ए जो है वो कन्वेक्स है, और दूसरी तरफ रीजन बी जो है, जी आप सोच रहे हैं कि इसमें अगर आप बॉटम पर दो पॉइंट्स चूज करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो लाइन एंटायरली विद इन द रीजन होगी। नहीं स्टूडेंट्स, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए लाइन के बाहर निकलने की। अब आप देखें कि अगर आप ऊपर की जानिब टॉप पर ले आते हैं दोनों डॉट्स को, तो फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये रीजन के अंदर नहीं रहेगी, ये रीजन कनकेव रीजन है। अब मैं आपको मजीद कुछ एग्जांपल देता हूं कन्वेक्स और कनकेव रीजन्स की। पहले देखिए कन्वेक्स रीजन्स। जी, ये तमाम कन्वेक्स रीजन्स थे। अब कनकेव रीजन्स देख लें। जी, ये रीजन्स कनकेव रीजन्स हैं। अब स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी तक आपने एक्सरसाइज 5.1 के प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपको वहां पर किस टाइप के रीजन्स दिखाई दिए? जी, आप इसके लिए अपनी नोटबुक का सहारा ले सकते हैं। उन तमाम शेडेड रीजन्स को देखें, किस टाइप के रीजन थे? द आंसर इज ऑल टाइप्स वर कन्वेक्स रीजन्स, तमाम कन्वेक्स रीजन्स थे। लीनियर इनइक्वालिटी
से बनने वाला रीजन या सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी से बनने वाला जो रीजन है वो हमेशा कन्वेक्स रीजन होता है। अब ऐसा है क्यों, इसकी जरा वजाहत सुन लें। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक कनकेव रीजन लेकर आ रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन, इसमें ये बना दिया कनकेव रीजन। ये जो शेडेड है ये है कनकेव रीजन। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लीनियर इनइक्वालिटीज की मदद से रीजन बनाते हैं तो हम लाइन के किसी एक जानिब शेडिंग करते हैं। आप जरा यहां पर देखें, जो लाइन 1 है इसके दोनों जानिब आपको शेडिंग दिखाई दे रही है। अब दोनों जानिब शेडिंग नहीं हो सकती लीनियर इनइक्वालिटीज के मुताबिक। आप या तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग करते हैं या अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन शेडिंग परफॉर्म करते हैं। लाइन के दोनों जानिब शेडिंग नहीं हो सकती। कनकेव रीजन बनने के लिए लाइन के दोनों जानिब शेडिंग हो जाती है लीनियर इनइक्वालिटीज की सूरत में। सो कनकेव रीजन लीनियर इनइक्वालिटीज की बेस पर नहीं बन सकता। याद रखें कि लीनियर इनइक्वालिटी से बनने वाले तमाम रीजन जो हैं वो हमेशा कन्वेक्स रीजन होंगे। हां, वो बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन कन्वेक्स कनकेव की लैंग्वेज में वो हमेशा कन्वेक्स रीजन्स होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन, फिजिबल रीजन। इफ अ रीजन is restricted in the first quadrant only. If a solution region is restricted to the first quadrant only, then it is called a feasible region. यानी अगर एक रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड हो तो ऐसे रीजन को हम फिजिबल रीजन का नाम देते हैं। अब फिजिबल रीजन की जो यूटिलाइजेशन है, क्या यूज है इसका, इनफैक्ट वो हम आगे एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कि इसका यानी इसकी अहमियत क्या है, इसका यूज क्या है। अब स्टूडेंट्स, सवाल यह है कि फिजिबल रीजन किस सूरत में बनेगा। अगर रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप जरा देखें कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होती है। जी, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। आपने एक्सरसाइज 5.1 के प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 में देखा कि किसी प्रॉब्लम में या तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था या y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो राइट हाफ प्लेन बनता था, y एक्सिस से राइट साइड, y एक्सिस भी इंक्लूडेड था। और अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था तो अपर हाफ प्लेन बनता था जिसमें x एक्सिस भी इंक्लूडेड होता था। अब अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रीजन को रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये दोनों कंडीशंस आनी चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाउंड्री लाइन भी रीजन में शामिल हो सकती है। रीजन रिस्ट्रिक्टेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन यह पॉसिबिलिटी मौजूद रहेगी कि बाउंड्री लाइन भी दूसरी इनइक्वालिटीज की वजह से शामिल हो जाए रीजन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, याद रखें कि फिजिबल रीजन बनाने के लिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये मौजूद होगा हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर। ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर भी ये दोनों इनइक्वालिटीज गिवन होंगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस सूरत में बनने वाला जो रीजन होगा वो डेफिनेटली फिजिबल रीजन होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल रीजन से फिजिबल सॉल्यूशन, ईच पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कंसर्न्ड इनइक्वालिटीज। यानी फिजिबल रीजन का हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है रिलेटेड इनइक्वालिटीज का। यानी उस प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उनके लिए वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। आप किसी भी इनइक्वालिटी में वो सॉल्यूशन पुट करेंगे तो वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद है फिजिबल सॉल्यूशन सेट, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। फिजिबल सॉल्यूशन सेट जरा नाम से ही समझ जाएं, बहुत ही आसान डेफिनेशन है जी। डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन सेट। अगेन, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन सेट। यानी वो सेट जिसके अंदर तमाम पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस मौजूद हों, फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। सवाल यह है कि यह सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। जी, अगेन एक फिजिबल रीजन देखें, इस फिजिबल रीजन में कितने पॉइंट्स हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट? द आंसर इज
इनफाइनाइट। सो हर पॉइंट के अगेंस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर, हर ऑर्डर्ड पेयर एक सॉल्यूशन। सो दिस फिजिबल सॉल्यूशन सेट इज ऑलवेज एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट, यानी ये इनफाइनाइट सेट होगा। स्टूडेंट्स, ये है हमारी कुछ डेफिनेशंस। अब इन डेफिनेशंस को हम हर प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमारी डेफिनेशंस का कंसेप्ट क्लियर होता रहे। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। इस प्रॉब्लम के 6 पार्ट्स हैं। 6 के 6 पार्ट्स बिल्कुल एक ही पैटर्न पर हैं। मैं आपके लिए 6th पार्ट सॉल्व कर दूंगा तो रिमेनिंग 5 पार्ट्स आप आसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। तो आइए 6th पार्ट देखते हैं। बिल्कुल वही प्रोसीजर जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में फॉलो किया। हम हर इनइक्वालिटी को एक नाम दे लेते हैं ताकि हम रेफरेंस दे सकें। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। One is line 1 5x plus 7y equal to 35। अब इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब है हम इसका x इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। बनाते हैं टेबल। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। y को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 7। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इंटरसेप्ट। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। x इंटरसेप्ट है 7 और y इंटरसेप्ट है 5। अब हम ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। चूंकि इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है, सो हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। हम हेडिंग देंगे ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं 0 0। हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन 35। 0 लेस देन 35 होता है। दिस इज ट्रू। बढ़ते हैं सेकंड इनइक्वालिटी की जानिब और इसी टाइप की वर्किंग इसकी भी परफॉर्म करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज लाइन 2 इससे बनेगी, इस एसोसिएटेड इक्वेशन से, और ये इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें भी जो कांस्टेंट है ये नॉन जीरो है, सो हम इसका x इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। आप ये टेबल बनाने के लिए स्केल यूज किया करें ताकि खूबसूरती आए। स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे। x को जब 0 पुट किया, 4 डिवाइडेड बाय -2 इट विल बी -2।
2, 4 divided by -2 will be -2, x intercept 4, y intercept -2. ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जीरो -2 into 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 होता है तो ये हो गया ट्रू, यानी इस इनइक्वालिटी के लिए जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? जब भी ये दोनों इनइक्वालिटीज मौजूद हों किसी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम के अंदर, तो समझ जाएं कि जो रीजन है ये रिस्ट्रिक्टेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो रीजन जो है वो फिजिबल रीजन बनेगा। हम इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज, इससे बनेगी इनफैक्ट लाइन 3, x इज इक्वल टू 0। अब मुझे जरा बताएं कि x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? शाबाश, x इक्वल टू कांस्टेंट एक वर्टिकल लाइन होती है। अब x इक्वल टू 0 कौन सी वर्टिकल लाइन होगी? वो वर्टिकल लाइन के जिसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 हो। x की वैल्यू 0 कहां होती है? जी, ओरिजिन पर और पूरे y एक्सिस पर, यानी x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस। y एक्सिस हमारी थर्ड लाइन है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 4 इज, इससे बनेगी लाइन 4 जिसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कांस्टेंट किस टाइप की लाइन होती है? जी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और y इज इक्वल टू 0 होगा x एक्सिस, यानी x एक्सिस हमारे इस प्रॉब्लम में लाइन 4 का रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट्स, आइए अब इन इनइक्वालिटीज को xy प्लेन पर प्लॉट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा xy प्लेन, हमारी फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट था 7 और y इंटरसेप्ट था 5। x एक्सिस पर 7 पर आ गए और y एक्सिस पर 5 पर चले गए, दोनों जगहों पर डॉट लगाया और ज्वाइन किया स्लांट लाइन के जरिए, दोनों साइड्स पर एरो हेड लगा दिए, साथ लिख दिया लाइन 1। अब ओरिजिन टेस्ट इसका ट्रू है, यानी शेडिंग होगी टुवर्ड्स ओरिजिन। मार्कर्स लगा लिए याद दहानी के लिए, शेडिंग नहीं परफॉर्म करनी, सिर्फ 3-4 मार्कर्स लगा लिए। अब आ जाएं लाइन 2 पर। लाइन 2 के लिए हमारे पास x और y इंटरसेप्ट्स क्या थे? जी, लाइन 2 के लिए x और y इंटरसेप्ट से x इंटरसेप्ट था 4 और y इंटरसेप्ट था -2। अब ये दोनों भी लोकेट किए, इन दोनों को ज्वाइन किया और स्लांट लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह की स्लांट लाइन के उसने पहली स्लांट लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों साइड्स पर एरो हेड लगाए, साथ लिखा लाइन 2। इसका भी ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन मार्कर्स लगा लिए ताकि हमें याद रहे कि हमने टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग परफॉर्म करनी है। अब थर्ड इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिससे एसोसिएटेड इक्वेशन बनी x इक्वल टू 0 और उससे बनेगा y एक्सिस। अब y एक्सिस को हमने नाम दे दिया लाइन 3 का। अब चूंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सो y एक्सिस और y एक्सिस के राइट साइड पर, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और y एक्सिस से राइट साइड पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी हमें राइट साइड पर शेडिंग करनी चाहिए y एक्सिस के। अब आ जाएं y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, ये है x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 और x एक्सिस से ऊपर y की वैल्यू 0 से ग्रेटर, यानी हमें x एक्सिस से ऊपर की जानिब शेडिंग परफॉर्म करनी है। अब हमने चारों इनइक्वालिटीज के मुताबिक मार्कर्स लगा लिए। अब जरा बताएं कि हमें शेडिंग कहां करनी चाहिए? शाबाश, जहां पर चारों रजामंद हों। जी, आप समझ गए हैं, यह है वो स्टूडेंट्स रीजन कि जिसे हमें शेड करना है। ये हमने शेडिंग परफॉर्म कर दी। अब स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये रीजन
बाउंडेड है या अनबाउंडेड? द आंसर इज बाउंडेड। इसको एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज किया जा सकता है। मेरा अगला सवाल, ये रीजन कन्वेक्स है या कनकेव? जी, कन्वेक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? इफ अ लाइन ज्वाइनिंग any two points of a region lies entirely within the region, then the region will be called convex region। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज के जो सॉल्यूशन रीजन्स होते हैं वो हमेशा कन्वेक्स रीजन्स ही बनते हैं। सो ये कन्वेक्स रीजन है। अब स्टूडेंट्स, हमें इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अगली बात एक और भी बल्कि आपको बता दूं कि ये रीजन फिजिबल रीजन है, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। अब हमें आना है कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, इसके कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? शाबाश। कॉर्नर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? जी, बाउंड्री लाइन पर, शेडेड रीजन की बाउंड्री लाइन पर ट्रैवल करते हैं। जहां पर हम स्लाइड टर्न भी लेंगे वो कॉर्नर पॉइंट कंसीडर होगा। कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? जी, अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पर सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। याद रहे, सॉल्यूशन रीजन, शेडेड रीजन की सिर्फ बात की जा रही है। सो यहां पर अगर आप ओरिजिन को देखें तो क्या ये कॉर्नर पॉइंट है? आप इसके ऊपर की जानिब जाएं या राइट साइड पर जाएं तो ये टर्न बन रहा है, ओरिजिन एक मोड़ बन रहा है। सो ये कॉर्नर पॉइंट है, यानी इसको नाम दे दिया हमने ओ का। इसके बाद आप स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर चलना शुरू किया आपने, तो आपका नेक्स्ट टर्न आ रहा है जी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को आप नाम दे दें ए का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जी 4,0। यह है आपका दूसरा कॉर्नर पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब आप स्लांट लाइन पर ट्रैवल करना शुरू करें। जी, ये आपका आ गया तीसरा कॉर्नर पॉइंट। इसे नाम दे दें बी का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जी, ये चूंकि क्वाड्रेंट के अंदर है, एक्सिस पर नहीं है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। अब जरा ये देख लें कि ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। द आंसर इज लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। हमें लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से इस कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पहुंच गए वाई एक्सिस पर, और फिर वाई एक्सिस पर हम नीचे की तरफ आए तो यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर एक और कॉर्नर पॉइंट बन गया। इसको नाम दे दें सी का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? द आंसर इज 0,5। और आप घूम के वापस ओरिजिन पर आ गए। स्टूडेंट्स, हमारे हैं 4 कॉर्नर पॉइंट्स, 3 हमें मालूम है और एक हमें मालूम करना है। कॉर्नर पॉइंट बी हमें मालूम करना है। आइए अब कॉर्नर पॉइंट की वर्किंग करते हैं। हम हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स। यहां लिखेंगे फॉर बी सॉल्विंग L1 and L2 साइमल्टेनियसली। अब स्टूडेंट्स, लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशंस को जरा रिकॉल कर लेते हैं। लाइन 1 की इक्वेशन, लाइन 1 की स्टूडेंट्स इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, और लाइन 2 की इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन और ये लाइन 2 की इक्वेशन। हमें इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्या करें? शाबाश जी, हम अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर लाइन 1 की इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, या लाइन 1 की इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 5x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसी तरह से वर्किंग करते हैं। हम यह लिखते हैं मल्टीप्लाई L2 बाय 5 and subtract from L1।
पहले मैं लिख रहा हूं लाइन 1 की इक्वेशन, दिस इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 20। साइन चेंज किए, ये कैंसलेशन, 17y इज इक्वल टू 35 माइनस 20, इट इज 15। तो y की वैल्यू आ गई 15/17। ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे लाइन 2 की इक्वेशन में। पुटिंग इन L2 में पुट करेंगे तो x माइनस 2 इंटू 15/17 इज इक्वल टू 4। ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर 15 2s are 30, 30/17 बन रहा है, इधर सब्ट्रैक्शन हो रही है, दूसरी तरफ जाके एडिशन होगी। x इज इक्वल टू 4 प्लस 30/17। अब स्टूडेंट 17 4s are 68, 68 प्लस 30 इज 98, 98/17 हमारी बन गई x की वैल्यू। हम यहां लिखेंगे, यानी जो कॉर्नर पॉइंट B है, इनफैक्ट वो लिखेंगे B, x कोऑर्डिनेट 98/17 और y कोऑर्डिनेट था हमारा 15/17। ये कॉर्नर पॉइंट था जो हमें फाइंड आउट करना था, इवेल्युएट करना था। बाकी कॉर्नर पॉइंट्स चूंकि एक्सिस पर थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, फर्स्ट हमारा कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन 0 0। स्टूडेंट्स दूसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट था 4 0। तीसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट B, दैट इज 98/17, 15/17। और कॉर्नर पॉइंट C था हमारा 0 5। स्टूडेंट्स इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप शेडेड रीजन के साथ शो करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। फर्स्ट 5 पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं अब बढ़ूंगा प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। यानी एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए गिवन थी। अगेन प्रॉब्लम नंबर 2 के भी 6 पार्ट्स हैं, मैं आपके लिए 6th पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास हैं 5 इनइक्वालिटीज, यानी बात एक इनइक्वालिटी से शुरू हुई थी, 5 इनइक्वालिटीज तक आ चुकी है, लेकिन हम समझ चुके हैं कि हमें किस तरह काम करना है। हम इन पांचों इनइक्वालिटीज को नाम दे लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, लाइन 1 इससे बनेगी, इस इक्वेशन से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब चूंकि कांस्टेंट नॉन जीरो है, हम इसके दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं। दोनों इंटरसेप्ट्स मुख्तलिफ होंगे। हम यह लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। टेबल बनाएंगे, ये प्रोसीजर बार बार हो चुका। y को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, और x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 20।
x इंटरसेप्ट 10, y इंटरसेप्ट 20। ऑरिजिन टेस्ट, चूंकि कांस्टेंट नॉन जीरो है, हम ऑरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। टू इंटू जीरो प्लस जीरो लेस देन 20, 0 लेस देन 20 होता है, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 2 इनइक्वालिटी की जानिब। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, इसके साथ लिखेंगे लाइन 2, 8x plus 15y is equal to 120. Finding intercepts. बनाएंगे टेबल, x y, x की वैल्यू को हम करेंगे जीरो, सॉरी पहले y की वैल्यू को हम जीरो करते हैं, हमारी रूटीन ये बनी हुई है। y की वैल्यू को जीरो किया तो x की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 15। x को जीरो पुट किया तो 120 डिवाइडेड बाय 15 विल बी 8। x इंटरसेप्ट 15 और y इंटरसेप्ट 8। ऑरिजिन टेस्ट, एट इंटू जीरो प्लस 15 इंटू जीरो लेस देन 120, 0 लेस देन 120 होता है, सो ये आ गया ट्रू। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज, लाइन 3, x प्लस वाई इक्वल टू 11। मालूम करते हैं इसके इंटरसेप्ट्स, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। बनाते हैं टेबल, स्टूडेंट्स y को जीरो पुट किया, y को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 और x को जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11। ऑरिजिन टेस्ट, जीरो प्लस जीरो लेस देन 11, 0 लेस देन 11, इट इज ट्रू। स्टूडेंट्स पहली 3 इनइक्वालिटीज के लिए हमने वर्किंग परफॉर्म कर ली। बढ़ते हैं 4th और 5th इनइक्वालिटी की जानिब। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ फोर इज, इससे बनेगी लाइन 4 और ये होगी x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 आप जानते हैं ये होता है y एक्सिस। चूंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सो y एक्सिस से राइट साइड पर शेडिंग होगी। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 5 इज, लाइन 5 से बनेगी और लाइन 5 y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस हमारी लाइन 5 के तौर पर बिहेव करेगा। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं XY प्लेन की जानिब। स्टूडेंट्स ये हमारा XY प्लेन, सबसे पहले हम देखेंगे लाइन 1 को। लाइन 1 का x और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट था 10 और y इंटरसेप्ट था 20। दोनों को लोकेट किया, दोनों को ज्वाइन किया और
लाइन के दोनों साइड्स पर एरोहेड बनाए, साथ लिख दिया लाइन 1। ओरिजिन टेस्ट इसका ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन हमने याद दहानी के लिए इशारे लगा लिए। अब बढ़ते हैं लाइन 2 की जानिब। लाइन 2 के एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स हमारे पास मौजूद थे। एक्स इंटरसेप्ट 15 और वाई इंटरसेप्ट 8, दोनों को लोकेट किया, ज्वाइन किया और एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों साइड्स पर एरोहेड बनाया और इसके साथ लिख दिया लाइन 2। ओरिजिन टेस्ट इसका भी ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन हमने इशारे लगा लिए याद दहानी के लिए। थर्ड लाइन, एक्स इंटरसेप्ट भी 11 था, वाई इंटरसेप्ट भी 11 था, दोनों को लोकेट किया, ज्वाइन किया, तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों साइड्स पर एरोहेड लगाए, लाइन 3 साथ लिखा और टुवर्ड्स ओरिजिन, चूंकि इसका भी ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, टुवर्ड्स ओरिजिन हमने याद दहानी के लिए इशारे मार्क कर लिए। x इक्वल टू 0 के लिए y एक्सिस हमारी लाइन 4 और y इक्वल टू 0 के लिए x एक्सिस हमारी लाइन 5। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब कि हम फिजिबल रीजन की तरफ जा रहे हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेडिंग करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इन पांचों इनइक्वालिटीज के मुताबिक शेडिंग कहां पर होने जा रही है ये जरा गौर करें। शाबाश जी, ये शेडिंग हम परफॉर्म करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए। ये स्टूडेंट्स हमने शेडिंग परफॉर्म कर दी, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन रीजन। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, सो दिस इज फिजिबल रीजन। अब ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड? द आंसर इज बाउंडेड। ये कन्वेक्स है या कनकेव? द आंसर इज कन्वेक्स। ये हमने डिस्कशन पहले भी की है। अब स्टूडेंट्स, इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जी, अगर हम ओरिजिन की तरफ से स्टार्ट लें तो ओरिजिन इसका कॉर्नर पॉइंट है। आप शेडेड रीजन की बाउंड्री लाइन पर सफर करते चले जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, जहां पर आप मोड़ मुड़ेंगे, स्लाइड टर्न भी क्यों ना हो, वो आपका कॉर्नर पॉइंट कंसीडर होगा। आपने शेडेड रीजन के साथ साथ चलना है, ये बात याद रहे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपका आ गया ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स 0,0। दूसरा आपका कॉर्नर पॉइंट जी, आप एक्स एक्सिस पर चलते चले गए और फिर एक्स एक्सिस से आपने स्लांट लाइन पर टर्न लिया, तो यहां पर आपका दूसरा कॉर्नर पॉइंट बना। इसको नाम दे दें ए का। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10,0। अब आप इस स्लांट लाइन पर चलते चले गए तो फिर ये आपके पास आ गया तीसरा कॉर्नर पॉइंट, इसे नाम दे दें बी का। ये स्टूडेंट्स हमें मालूम करना होगा ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। द आंसर इज लाइन 1 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन है। अब हम आगे गए तो फिर एक कॉर्नर पॉइंट आ गया, स्लाइड सा टर्न। ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? द आंसर इज जी, जरा गौर कर लें, ये लाइन 2 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। स्टूडेंट्स, इसे नाम दे दे कॉर्नर पॉइंट सी का। इसके बाद नेक्स्ट आपका कॉर्नर पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पर, इसे नाम दे दे डी का। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,8। ये स्टूडेंट्स आपके पास हैं 5 कॉर्नर पॉइंट्स इस सूरत में। आइए अब कॉर्नर पॉइंट बी और सी के लिए वर्किंग करते हैं। बी के लिए हमें लाइन 1 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और सी के लिए लाइन 2 और लाइन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हम हेडिंग देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स की। हम यहां लिखेंगे फॉर बी सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 3। लाइन 1 और लाइन 3 से मुराद इनकी इक्वेशंस हैं साइमल्टेनियसली। लाइन 1 की स्टूडेंट्स इक्वेशन, लाइन 1 की इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और लाइन 3 की इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। जी शाबाश, क्या करें जी? आप समझ गए हैं कि इसमें भी y है, इसमें भी y है। अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दें y कैंसिल हो जाएगा। सो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सब्ट्रैक्ट, इनफैक्ट मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लिख सकता हूं, लाइन 1 माइनस लाइन 2, तो यह आ गया 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। साइन चेंज किए, y कैंसल, x इज इक्वल टू 20 माइनस 11 इज 9। अब इसको पुट किया, पुटिंग इन लाइन 3, 9 प्लस y इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 11 माइनस 9 दैट इज 2। सो b हमारे पास बन गया x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू है 2। ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट था c, जो लाइन 2 और 3 की का इंटरसेक्शन है। फॉर c सॉल्विंग लाइन 2 एंड लाइन 3 साइमल्टेनियसली, लाइन 2 की इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स, लाइन 2 की इक्वेशन थी 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 120, और लाइन 3 की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब स्टूडेंट जरा देखें क्या करें हम। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो x कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई लाइन 3 बाय 8 and subtract from line 2, 8x plus 15y is equal to 120, 8x plus 8y is equal to 11 8s are 88। ये कैंसलेशन, 15 minus 8 is 7 और 128 माइनस 88 ये आ जाएगा हमारे पास 32। y की वैल्यू आ गई 32 बाय 7। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, पुटिंग इन लाइन 3, x प्लस 32 बाय 7 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 32 बाय 7, this is 2, 11 minus 32 by 7, 11 sevens are 77, 77 minus 32, रफ वर्क कर लें, it is 5, 7, 3, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 45 by 7। So आपका जो कॉर्नर पॉइंट C बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट C जो हम मालूम कर रहे थे उसका x कोऑर्डिनेट आ गया 45 बाय 7 और y कोऑर्डिनेट आ गया 32 बाय 7। स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट B और C हमें मालूम करना था, बाकी 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे एक्सिस पर थे। कॉर्नर पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, फर्स्ट था हमारा ओरिजिन 0 0। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट था A, दैट वाज 10, 0। नेक्स्ट था कॉर्नर पॉइंट B जो हमने मालूम किया 9, 2। नेक्स्ट है C, दैट इज 45 बाय 7 और 32 बाय 7। और नेक्स्ट था D जो कि था y एक्सिस पर और उसके कोऑर्डिनेट से 0, 8। स्टूडेंट्स ये हमारे पांचों कॉर्नर पॉइंट्स कंप्लीट हुए। आप इन पांचों कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स शेडेड रीजन के साथ लिख दें। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। ये सबसे लेंथी सॉल्यूशन था इस एक्सरसाइज का। ये मैंने आपके लिए परफॉर्म कर दिया। रिमेनिंग 5 पार्ट्स प्रॉब्लम नंबर 2 के खुद सॉल्व कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।